मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। थॉमस हॉब्स का हमने परिचय कर लिया था और उनकी रचनाएं कर ली थी। अब हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया, इन 6 पार्ट्स, 6 भागों में विभाजित किया। पहला है मानव स्वभाव का स्वरूप, मानव स्वभाव का स्वरूप। दूसरा प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। तीसरा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा समझौते के कारण, समझौते के कारण। पांचवा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। और लास्ट था राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। पहला और दूसरा, मानव स्वभाव का स्वरूप और प्राकृतिक अवस्था हमने कर लिया था। मानव स्वभाव का स्वरूप भी हमने कर लिया, प्राकृतिक अवस्था भी कर लिया। आज हम करेंगे तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार से मतलब है, प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य, अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी प्रकार का कार्य कर सकता है, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जान से मार डालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। टी.एच. हेक्सले के विद्वान हुए। टी.एच. हेक्सले ने ऐसे अधिकारों को शेर का अधिकार, टाइगर राइट कहा है। शेर का अधिकार या टाइगर राइट कहा है। किंतु सब मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूट मार का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि सभी मनुष्य के अधिकार एक समान है, तो सभी मनुष्यों को क्या अधिकार मिल जाते हैं? हत्या और लूटमार करने का अधिकार मिल जाता है। इससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। जीवन क्या हो जाता है? असुरक्षित हो जाता है। पर मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए, क्योंकि मनुष्य भी चाहता है कि जीवन सुरक्षित बना रहे, तो इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण करता है, कुछ कानूनों का निर्माण करता है। और यही कानून प्राकृतिक कानून कहे जाते हैं। यही कानून प्राकृतिक कानून कहलाते हैं, कहे जाते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथान में, हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथान, उसने विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है। 19 प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है, जिसमें से 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। 3 हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कानून यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। पहला कानून क्या है? प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार जो है वो मनुष्य को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो प्राकृतिक कानून उन पर कुछ बंदिशें लगाता है। प्राकृतिक कानून, पहला कानून यह है कि मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, ताकि वो हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सके। शांति की खोज करे और शांति से रहे। शांति स्थापना से ही उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। शांति स्थापना से ही उसे क्या मिल सकता है? उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। यदि वो शांति से रहता है तो उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है।
वह उसकी सबसे प्रबल इच्छा होती है, सबसे प्रबल इच्छा होती है। पहला कानून, शांति की खोज करे और शांति से रहे, पहला कानून। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है कि सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें, प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ दें, प्राकृतिक अधिकारों को पूर्ण रूप से त्याग कर दें, प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। यह इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य यदि प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करता है, प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करता है, तो वह उसको क्या होगा? मनुष्य शांति की खोज नहीं कर सकता, ना ही शांति से रह सकता है। इसलिए उसे अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करना पड़ेगा। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या आता है? तीसरा नियम हॉब्स ने यह रखा है कि मनुष्य अपने वचन का पालन करे, मनुष्य अपने वचन का पालन करे। यदि मनुष्य ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के परित्याग का वचन दिया है तो उस वचन का पालन मनुष्य को करना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के परित्याग का वचन दिया है तो उसे इसका पालन करना चाहिए। वचन का पालन करना ही न्याय है। हॉब्स ने क्या कहा है? यदि मनुष्य वचन का पालन कर रहा है तो वो न्याय है। यदि मनुष्य वचन भंग करता है तो अन्याय का दोषी है। यदि मनुष्य वचन को निभा रहा है तो यह न्याय है। यदि मनुष्य वचन को भंग कर रहा है तो ये क्या है? अन्याय है, वो दोषी है, हर प्रकार से दोषी है। यदि वह अपने वचन को परित्याग कर रहा, अपने वचन को निभा नहीं रहा, अपने वचन को भंग कर रहा है तो वो दोषी है। जब कोई मनुष्य किसी को वचन देता है, हॉब्स कहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी को वचन देता है तो उसका यह कार्य स्वार्थ से प्रेरित होता है, उसका यह कार्य स्वार्थ से प्रेरित होता है। मतलब इसमें भी स्वार्थ की भावना है। यदि किसी को वचन दे रहा है, परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यह संभव है कि वचन भंग द्वारा ही उसे स्वार्थ सिद्धि दिखाई दे। यदि वह अपने वचन को भंग करेगा तो इससे स्वार्थ की पूर्ति होगी, तो ही उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। उसको दिखाई देता है कि वह अपने वचन का भंग करेगा तो ही उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, किंतु उसे वचन भंग नहीं करना चाहिए। हॉब्स कहते हैं कि उसे किसी प्रकार से भी वचन भंग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये 3 प्रकार के कानून हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं, जो 3 प्रकार के कानून हैं। अब हॉब्स आगे क्या कहता है? इन तीनों कानूनों का महत्व इस आधार पर है, तीनों कानूनों का महत्व किस आधार पर है कि निरंकुश एक तंत्र का समर्थन करने के लिए ये सैद्धांतिक आधार है। निरंकुश एक तंत्र का समर्थन करने के लिए क्या है? सैद्धांतिक आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? पहला, कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए, कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। कानून के द्वारा, जो प्राकृतिक कानून है, कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए, यदि शांति की स्थापना करनी है तो कानून होना चाहिए। कानून के द्वारा शांति की स्थापना करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता मतलब राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। दूसरा, कानून के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, कानून के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है। कानून के द्वारा क्या सिद्ध किया गया है? कानून के द्वारा यह सिद्ध किया गया है या ये सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है। प्रजा राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती है।
यदि कानून है तो। तीसरा, कानून के द्वारा हॉब्स ने यह सिद्ध किया है, कानून के द्वारा थॉमस हॉब्स ने यह सिद्ध किया है कि राजा या राज्य एक समझौता है जिसका उल्लंघन का प्रयास किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? हॉब्स ने क्या सिद्ध किया है कानून के द्वारा? कानून के द्वारा हॉब्स ने यह सिद्ध किया है, तीसरा पॉइंट, कानून के द्वारा हॉब्स ने यह सिद्ध किया है कि राजा या राज्य एक समझौता है, राजा या राज्य एक समझौता है जिसका उल्लंघन का प्रयास, जिसके उल्लंघन का प्रयास किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा समझौता है जिसका उल्लंघन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये थे 3 पॉइंट, कानूनों का महत्व बता रहे थे ये 3 पॉइंट। अब आता है वेपर। एक विद्वान हुए वेपर ने हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों का निचोड़ यह निकाला है कि, वेपर ने हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों का निचोड़ यह निकाला है कि, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे अपने प्रति करना अरुचिकर प्रतीत होता है, जिसे अपने प्रति करना अरुचिकर प्रतीत होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, मतलब मनुष्य को ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो यदि वह अपने ऊपर करे तो उसे अरुचिकर लगे, उसे उसमें रुचि नहीं आए, उसे उससे घृणा हो। तो ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए जिससे उसके खुद के उस व्यवहार में उसे घृणा महसूस हो। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसे अपने प्रति अरुचिकर प्रतीत हो। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। डू नॉट दैट टू अनदर, डू नॉट दैट टू अनदर विच दाउ wouldest not have done to thyself. Do not that to another which thou wouldest not have done to thyself. Inverted commas में। ये थे हॉब्स के विचार, ये थे हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों पर विचार। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में हॉब्स ने कहा कि मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से आज़ाद है। वो किसी को मार सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, परंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए जब वो बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो कुछ कानूनों का निर्माण करता है, और इन कानूनों को प्राकृतिक कानून कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, प्राकृतिक कानून मनुष्य पर बंदिशें लगाते हैं। अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कानूनों का निर्माण करता है, उसे प्राकृतिक कानून कहा जाता है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियथान में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है, परंतु यह हमने महत्वपूर्ण 3 प्राकृतिक कानूनों को संक्षेप में समझा है, और इसी प्रकार हमने प्राकृतिक कानूनों के महत्व को भी समझा है। महत्व 3 बिंदुओं में विभाजित है, 3 बिंदुओं में विभाजित है। पहला था, कानून के द्वारा शांति की स्थापना करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्य को स्वीकार किया गया। यदि कानून के लिए शांति की स्थापना करनी है तो राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा क्या था? राजा के विरुद्ध प्रजा विद्रोह नहीं कर सकती है, राजा के विरुद्ध प्रजा किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं कर सकती है। और तीसरा क्या था? राजा अथवा राज्य एक समझौता है, राजा अथवा राज्य एक समझौता है जिसका उल्लंघन का प्रयास किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उल्लंघन का प्रयास किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये 3 प्रकार के महत्व थे जो प्राकृतिक कानूनों के बारे में थे। वेपर ने हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों का निचोड़ यह निकाला था कि एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वह अपने प्रति करना अरुचिकर प्रतीत होता है, जिस
ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो यदि वो अपने ऊपर करे तो उसे उसमें रुचि ना हो, अरुचिकर प्रतीत हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो ये था हॉब्स का प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। कल हम करेंगे समझौते के कारण।